करीब 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल कल आधी रात को लोकसभा से पास हो गया और आज संसदीय कार्य मंत्री ने इसे राज्यसभा में पेश किया है, जहां फिलहाल बिल पर चर्चा जारी है। लोकसभा में बिल पर मत विभाजन किया गया, जिसमें 288 वोट बिल के पक्ष में और 232 वोट बिल के खिलाफ पड़े। कल लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार चर्चा देखने को मिली। आज राज्यसभा में भी बिल पर जोरदार बहस चल रही है। बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा की शुरुआत की। रिजिजू ने कहा कि वक्फ के नए कानून का नाम उम्मीद रखा जाएगा। रिजिजू ने उम्मीद का फुल फॉर्म भी बताया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। रिजिजू ने कहा कि सरकार गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए ये बिल लेकर आई है। हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष संविधान की किताब जेब में रखता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है। नड्डा ने वक्फ के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये this polity has to be understood, and I will tell you, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रखते वो जमीन उसकी हो जाती थी। राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान वक्फ बोर्ड की तुलना पुरानी फिल्मों के गुंडों से की। किसने आपको संपत्ति दी, किसने आपको संपत्ति दान की, किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार ये भ्रम फैला रही है कि पुराने कानून में कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं था। अगर ऐसा प्रावधान नहीं होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग कैसे है? इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले सिविल केस नहीं होता था, जमीन और संपत्ति का मामला सिविल केस के दायरे में होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे एक जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। बोलो। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है।
तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए। एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए, उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश के स्टार्टअप्स को एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने की नसीहत दी है। वाणिज्य मंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर दिखाई जिसमें भारत और चीन के स्टार्टअप्स की तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि चीन के स्टार्टअप्स ईवी, सेमीकंडक्टर, डीप टेक और रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं, जबकि भारत के स्टार्टअप्स सस्ते लेबर का इस्तेमाल करके क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और बेटिंग ऐप बना रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि ये नहीं चलेगा, हमें देखना होगा कि चीन जैसे देश स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते करने जा रहा है। हम दुनिया को ग्रोसरी स्टोर पर ले जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि यही भारत का स्टार्टअप है। Instant grocery delivery, latest hot on the block. I have no problems. He can list at a few $1 billion. I'm very happy. I only wish it had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And ये सिद्धार्थ आप सबके लिए चेतावनी है. We need more Indian investors into the game. Again, of course, I won't comment on what it's making people and how our resources are going only towards hyper-fast logistics. And look at what the other side is doing. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next-gen factories that are more efficient and that compete with the rest of the world and capture markets. हम रोते रह सकते हैं, चॉइस हमारी है। यहाँ युवा पीढ़ी होने के कारण मैंने ये पुटअप किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। हम अन्य देशों से लगभग आधे टैरिफ लेंगे। भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत पर 27% टैरिफ लगाएगा। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charged. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off. तो ट्रंप के टैरिफ के असर को कम करने के लिए सरकार भी हरकत में आ गई है। उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टैरिफ के असर की समीक्षा के लिए इंडस्ट्री और एक्सपोर्टरों के साथ बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा चल रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त।
देखिए, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद से सरकार हरकत में आ गई और रात 3 बजे से यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया उद्योग मंत्रालय में और उस ट्रंप टैरिफ की समीक्षा की गई। और अब उद्योग मंत्रालय की तरफ से औपचारिक बयान आया है। उस बयान में कहा गया है कि इस ट्रंप टैरिफ के ऐलान का कितना असर पड़ेगा उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ बातचीत करेंगे, एक्सपोर्टर के साथ बातचीत करेंगे और उनके सुझाव लिए जाएंगे। उनके फीडबैक के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू सरकार ने अपने बयान में फोकस किया है वो ये है कि यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो काफ़ी तेज़ी से काम उस पर हो रहा है और यूएस के साथ लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार संपर्क में है और जैसे ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ें सुधर कर आएंगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पे जताई हुई सरकार दिख रही है। लेकिन बता दूं कि सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत कई सारी चीज़ों पर ड्यूटी घटाएगा तो जाहिर तौर पर ट्रंप की तरफ से भी उधर से भी ड्यूटी घटने की संभावना है। तो जो ड्यूटी अभी लगाई गई है वो लंबे समय तक रहेगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा है कि यूएस टैरिफ को लेकर तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर बातचीत चल रही है। Commerce Ministry put out a good statement. We are looking at the global strategic partnership. So I think you should go with what the Department of Commerce has put out. We are already on a conversation with them on the bilateral trade agreement, and that conversation is continuing. ट्रंप ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसका बाजार पर और अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर होगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। देखिए, तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिसके अंदर भारत पे उनकी प्रेस रिलीज के हिसाब से 27% का टैरिफ लगेगा। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है, फार्मा ऑब्वियसली क्योंकि एसेंशियल इंपोर्ट्स है, और आईटी, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जिसका उत्पादन यूएस में नहीं होता, इन सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को एक न्यूट्रल स्टांस देखने को मिला है, उसमें फार्मा और आईटी ऑब्वियसली शामिल है क्योंकि यहाँ लग रहा था कि कुछ टैरिफ होंगे लेकिन टैरिफ नहीं आए, जिनके कारण सारे के सारे फार्मा शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि स्लोडाउन के चलते अगर यूएस स्लोडाउन हो गया तो आईटी शेयरों को एक मार पड़ सकती है, जिसके कारण मिड कैप आईटी में पर्टिकुलरली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स पे तो टाटा मोटर्स, क्योंकि जेएलआर की लगभग 20% आय यूएस मार्केट से आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑटो पे ऑलरेडी एक 25% का टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। टेक्सटाइल्स के लिए पॉजिटिव है इन द सेंस कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करती हैं, इन पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगा है, जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को एक बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये सारे शेयर्स आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं, पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्योंकि कोरिया, वियतनाम जैसी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जहां आपको एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस दिखाई पड़ रहा है, उसके मुकाबले भारत पे कम टैरिफ है, तो वहां पैनिक देखने को मिल रहा है और क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है शायद भारत का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़े। जेम्स एंड ज्वेलरी ऑब्वियसली केमिकल्स सेक्टर के साथ यहाँ नेगेटिविटी है क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे एक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होंगे, जिसके कारण केमिकल के मांग में और इन जनरल जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पे थोड़ा बहुत दिक्कत होने की बात आ रही है। और अगर हम ब्रोकरेज की माने तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारत एक प्रेफर्ड कंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उनको लगता है कि जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक्सपोजर है यूएस मार्केट्स को लेके। बर्नस्टीन को लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी फार्मा पे असर नहीं देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले 6 महीनों में शायद ये टैरिफ यहाँ से कम हो या नए एफटीए साइन हो, जिसके कारण भारत जैसे कंट्रीज़ को एक फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ट्रंप ने बेशक दुनिया भर के देशों पर लगाम लगाया है, लेकिन दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम लगाया गया है। तो ट्रंप भारत पर किस तरीके से मेहरबान रहे हैं, बता रही है मिताली जैन।
तो जैसे कि हम पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बात करें कि इंडिया के लिए जो ट्रंप का टैरिफ है ये पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, तो पहले एशियन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि जब भारत पे 27% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी कंट्रीज पे ये जो टैरिफ है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक अपग्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। तो कैलेंडर ईयर 24 में यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि $124 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड हमने यूएस के साथ करी है, जो कि भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन अब टैरिफ्स पे आए तो सबसे पहले इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा है, वही चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 54% का टैरिफ है। और दूसरे एशियन देशों की अगर बात करें तो कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार पे 44% का 49% का टैरिफ देखने को मिला है। मतलब ये जो भारत के एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही चाइना की हाई टैरिफ्स का फायदा भी यहाँ पे भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो नए टैरिफ से सबसे ज्यादा अफेक्टेड नजर आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन पे सबसे ज़्यादा टैरिफ नज़र आए हैं। सब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2% का टैरिफ था, वहाँ पे वो बढ़कर 24% हो गया और वो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत ही मेजर पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब 4% टैरिफ था वो बढ़कर 22% हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी में तो 5% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 21% हो गया है। साथ ही टेक्सटाइल आर्टिकल्स की बात करें तो 14% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 24% हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो टैरिफ का यहाँ पे क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ओवरऑल बेसिस पे देखिए तो एशियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पे टैरिफ का थोड़ा कम असर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के जो क्वांटम्स है वो बढ़ते हुए नजर आए। और अब बात करते हैं आज के बाजार की, और वहां भी आपको ट्रंप के टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। टैरिफ के सामने भारतीय बाजार लेकिन पूरी मजबूती के साथ टिके रहे। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए हैं। निफ्टी 82 पॉइंट्स गिरा, लेकिन सेंसेक्स में 322 पॉइंट की गिरावट रही। इसके अलावा निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी दिखी। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नीचे से सुधार देखने को मिला। किन शेयर्स में तेजी रही और कहां बिकवाली रही, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली 26% के टैरिफ लगने के बावजूद जो इंडियन मार्केट्स है आज उन्होंने अच्छा खासा एक सेटअप दिखाया है। इस टाइम पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। डेफिनेटली पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिया है, आईटी में एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दिया, बट एट द सेम टाइम फार्मा ने भी आज अच्छा खासा तेजी दिखाई है। पाक ग्रिड 4.5% का इजाफा, सन फार्मास्यूटिकल 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 3.25% और सिप्ला में भी 3% की मजबूती हमें देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो देखिए सारे ही आईटी पैक है, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और साथ ही साथ टीसीएस में आज एक बड़ा डेंट पड़ा है। यही नहीं बल्कि मिड कैप में तो इससे ज्यादा, इससे गहरा डेंट है। अगर मिड कैप के बढ़ने की बात करी जाए तो ल्यूपिन, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मैसगॉन में 5.25% की तेजी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 6% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में एम्फेसिस, केपीआईटी, टेक, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, मिड कैप आईटी में जो डेंट है वो काफी ज्यादा गहरा है। बट ओवरऑल अगर हम समझे तो हाँ, इंडियन मार्केट्स ने काफी मजबूती से ट्रंप टैरिफ का सामना किया है। ट्रंप टैरिफ का कितना डर और कहां है अवसर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। ट्रंप टैरिफ का असर कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिला। सोने का भाव आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। आगे भी सोने में तेजी जारी रहेगी या नहीं, बता रही हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद सोने में हमने पूरा फ़ायदा आते हुए देखा है। टैरिफ्स 10 से 50% तक लगाए गए हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, और इवन एज बाकी एसेट क्लासेस में हमने एक रिस्क ऑफ या रिस्क एवर्जन वाली स्थिति बनते हुए देखी, लेकिन पूरा फ़ायदा यहाँ पर सोने में आता हुआ नजर आया। रीजनल एक्विटी मार्केट्स में गिरावट थी। अगर आप क्रूड की बात करें तो वहाँ पर 4% की गिरावट है। हमने चांदी में 3% की गिरावट आते हुए देखी। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मेटल्स में 2 से 5% तक की गिरावट भी दर्ज की
गई, लेकिन सोने ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 102 के लेवल तक पहुंचा, जो कि इस साल का सबसे लोएस्ट लेवल है। इसका फ़ायदा भी यहाँ पर सोने में हुआ। बाजार को ऐसा लगता है कि टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा, डिमांड सफ़र कर सकती है, इन्फ्लेशन वाली स्थिति बन सकती है और यूएस में तो रिसेशन की बातें भी की जा रही हैं। तो इन सब का फ़ायदा एक सेफ हेवन के तौर पर हमने सोने में आता हुआ देखा। अगर प्राइसेस की बात करें तो ये 21वां ऐसा दिन है इस साल में जब सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं और हमने $3170 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे। फ्यूचर्स में तो 3200 का स्तर भी यहाँ पर सोने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पार किया। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पर भी नया ऑल टाइम हाई है और मार्केट्स को लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब जीएसटी और मेकिंग चार्जेस जोड़ने के बाद आप लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। रेल सफ़र के दौरान अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो अब आप आसानी से उसका पता लगा सकेंगे। दूरसंचार मंत्रालय ने आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर एक नई सर्विस की शुरुआत की है, जिसके तहत दूरसंचार मंत्रालय के संचार सारथी पोर्टल को आरपीएफ और रेल मदद एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस पार्टनरशिप के बाद जैसे ही आप रेल मदद ऐप पर जाकर शिकायत करेंगे तो फौरन शिकायत दूरसंचार विभाग तक पहुंच जाएगी और उस पर एक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में चोरी होने या खोने वाले सामान में मोबाइल फोन्स का हिस्सा 35% से ज़्यादा है। साल का वो समय आ गया है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका न गंवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं। यहां उन्होंने थाईलैंड की पीएम पाइतोरगान श्रीनिवात्रा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। भारत और थाईलैंड के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मुहर लगी है। पीएम मोदी कल बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शेनावत ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। गुजरात की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तोहफे में महंगी कार, मोबाइल, सोना और दूसरे महंगे सामान दिए हैं। एक ज्वेलरी कंपनी ने आखिर क्यों दिए इतने महंगे तोहफे, देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। रूपल शाह अब गिफ्ट में मिली चमचमाती इनोवा कार से ज्वेलरी शोरूम में काम करने आते हैं। इन्हीं की तरह केके ज्वेलर्स ने 12 एम्प्लॉइज को इनोवा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कारें दी हैं। 4 कर्मचारियों को आईफोन और सैमसंग फोल्ड फोन मिले हैं। 16 कर्मचारियों को बाइक, कुछ लोगों को 50 ग्राम गोल्ड के सिक्के और डोमेस्टिक टूर पैकेज भी मिला है। इसके बाद कंपनी को लेकर कर्मचारियों में गजब का उत्साह है। कंपनी ने मेरे को इनोवा कार दिया है और कैलाश भाई का स्वभाव ऐसा है तो सबको अच्छी तरह से अच्छा काम देख के गिफ्ट देते हैं। मेरे को इनोवा कार दिया तो इससे पीछे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं सेलिंग में अच्छा ध्यान रखता हूँ और कैलाश भाई से मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
जी, हमें के ज्वेल्स ने गैलेक्सी फोल्ड 5 गिफ्ट किया है, जो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, उससे भी बहुत ही अच्छा मुझे गिफ्ट मिला है और मैं इस कंपनी के लिए बहुत ही आगे भी बहुत अच्छा काम करूँगी। काबरा ज्वेलर्स ने अहमदाबाद में 18 साल में के ज्वेलर्स के नाम से कुल 7 शोरूम खोले और आज कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ हो गया है। इस माइलस्टोन उपलब्धि पर कंपनी के एमडी ने इंसेंटिव के रूप में महंगे तोहफे दिए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि हमारी कंपनी में जो भी कर्मचारी है, वो एक भी कर्मचारी हमने पेपर एड से कभी नहीं लिया है, ना कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी से। ये सब कर्मचारी जो हमारे 12 लोग हैं, इन्होंने अपने परिवार, फ्रेंड सर्कल और स्टाफ, जो इनके पुराने स्टाफ सर्कल में हमारी अच्छी बात करी, तो लोग हमें जोड़ते गए। कंपनी छोटी हो या बड़ी, लेकिन जब कर्मचारी उसको अपना मानकर काम करता है, तब उसकी प्रगति निश्चित है। जहां वफादारी की कद्र होती है, वहां काम जुनून बन जाता है और जिस कंपनी अच्छे काम के लिए कर्मचारियों को इंसेंटिव देती है, उसको छोटे से बड़ा बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए 24 घंटे जुड़े रहिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। नमस्कार।